आइए आज जानते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में। मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल भी इसको बोला जाता है। तो आपने जैसे रियल लाइफ में देखा होगा, जो अ, सरिया होते हैं, सीमेंट, मोरंग, इन सबको आपने रियल लाइफ में देखा ही होगा। इन सब की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, यह किस प्रकार से एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, इनका इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस क्या है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो सब्जेक्ट है, इसको सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग दोनों स्टूडेंटों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसी को आगे थोड़ा समझते हैं। तो आपने देखा होगा स्टील, जो आपने घरों में होने वाले यूज होने वाले सरिया को देखा होगा, या फिर बहुत सारे जो डिवाइसेस को देखा होगा, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को देखा होगा, बहुत सारे ऐसे उपकरणों को देखा होगा जो स्टील के बने रहते हैं। आपने बहुत सारे घरों को देखा होगा जो बीम कॉलम से बने होते हैं, कंक्रीट के होते हैं। तो ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ये दो जो मटेरियल हैं, स्टील और कंक्रीट, ये बहुत काम के मटेरियल हैं। अब इनसे, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बीम, कॉलम, सैप, प्रेशर वेजल्स, ये सब बनता है। अब इन सब को डिटेल में हम आगे समझेंगे। उससे पहले आइए बात करते हैं कि जो स्टील है, स्टील को आपने देखा ही होगा। स्टील स्टील जो होता है, जैसे घरों में आपने, घरों के निर्माण में जब सरिये का यूज होता है तो उसको उसको आपने देखा होगा। और भी बहुत सारे जगहों में, बहुत सारे फैक्ट्रीज में स्टील का यूज होते हुए देखा होगा। तो आइए आज जानते हैं कि ये जो स्टील है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। स्टील स्टील को जो जो सबसे अच्छा स्टील यूज होता है, उसको माइल्ड स्टील बोलते हैं इंजीनियरिंग सेंस में। इस माइल्ड स्टील का यूज आजकल के बहुत सारे सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर में होता है, जैसे मैंने पहले ही बताया, बीम कॉलम के कंस्ट्रक्शन में। तो यह जो स्टील है, ये इतना ज्यादा यूज क्यों होता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो ये इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि ये हाई डक्टाइल मटेरियल होता है। हाई डक्टाइल मटेरियल का मतलब क्या होता है कि अगर आप इस पे प्रेशर बना के इसको खींचते हैं तो यह खिंचा जाता है। दैट मीन्स, अगर जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाला कोई स्टील का रॉड था, इसको आपने खींचा और यह खींच करके इतना बड़ा हो गया। मतलब कि इसको जब आप खींचते हैं तो ये फैलता है। तो इस टाइप जो भी मटेरियल जिसको आप खींचेंगे और वो फैलता है तो उसको डक्टाइल मटेरियल बोलते हैं। अगर किसी मटेरियल को आपने खींचा और वो टूट गया तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रिटिल मटेरियल। तो जो माइल्ड स्टील होता है, उसकी बहुत ज्यादा डक्टिलिटी होती है। और ये माइल्ड स्टील जो होता है, इसको आप चाहे कंप्रेस करेंगे चाहे एक्सपेंड करेंगे, दोनों के केस में यह बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। और ये जो माइल्ड स्टील होता है, इसका जो यंग मॉडुलस होता है, चाहे टेंशन में या कंप्रेशन में, दोनों में इक्वल होता है। और सबसे बड़ी बात होती है जो माइल्ड स्टील की, कि इस माइल्ड स्टील का जो थर्मल कोफिशिएंट होता है, वह कंक्रीट के थर्मल कोफिशिएंट के बराबर होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो थर्मल कोफिशिएंट स्टील और कंक्रीट का है, 12 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये जो स्टील है, इसको आप वेल्ड कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ ज्वाइंट कर सकते हैं, और इसको रिसाइकिल्ड कर सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा और आगे समझते हैं कि यह जो माइल्ड स्टील है, यह और मटेरियल के कंपेयर में ज्यादा अवेलेबल रहता है, सस्ता रहता है और टिकाऊ भी रहता है। अब इसको आगे की तरफ समझेंगे कि और भी क्या क्या चीजें हैं जो हमें जानना चाहिए। तो ये जो माइल्ड स्टील है, उसका हम टेस्टिंग करने के लिए, माइल्ड स्टील की जो क्षमता है, माइल्ड स्टील की जो प्रॉपर्टी है, उसको जानने के लिए हम टेंशन टेस्ट करते हैं। अब टेंशन टेस्ट कैसे करते हैं, तो जैसे ये आपका सैंपल है, स्टील का ये सैंपल है। इसमें क्या करते हैं कि आप इस पे धीरे धीरे लोड लगाते हैं, इसको धीरे धीरे खींचते हैं या धीरे धीरे कंप्रेस करते हैं। तो जो जो लोड लगाते हैं टेंशन टेस्ट में, वो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड होता है। और इसको यूटीएम, यूनिवर्सल टेस्टिंग, यूनिएक्सियल टेस्टिंग मशीन जो होती है, जिसमें आपको कंप्रेशन और सियरिंग के लिए यूज करते हैं। अब जो आपका ये सैंपल है, ये आपने, जब भी आपको पता ही होगा, जब आप किसी भी सैंपल को टेस्ट करते हैं तो उसके एक पर्टिकुलर स्पेसिमेन को हम टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। तो ये आपका स्टील सैंपल था, यहाँ पे आप इस यूटीएम में इस स्पेसिमेन को ग्रिप करेंगे, और इतना सैंपल जो होगा, यह सैंपल यूज होगा टेंशन टेस्ट में, जब आप खिंचाव करेंगे, जब आप पुल करेंगे। तो इसका जो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लेंथ है, मतलब ये वाला एरिया तो ग्रिपिंग हो गया, ये भी ग्रिपिंग हो गया।
तो इन दोनों के बीच का जो एरिया है उसको बोलते हैं गाज लेंथ, और यहाँ का जो डायमीटर होता है उसको गाज डायमीटर बोलते हैं। तो जो टेस्टिंग स्पेसिमेन होता है वह सॉलिड सिलेंड्रिकल बार टाइप का होता है, शेप का होता है। उसका जो रेशियो होता है यल नॉट बाई डी नॉट इक्वल टू 4 होना चाहिए। यह अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग मटेरियल से स्टैंडर्डाइज्ड है। अब आपने घरों में देखा होगा इस टाइप के बीम होता है, तो यह जो होता है इसको बीम बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। और हम आइए बीम का क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। अगर इस बीम को कट किया जाए तो यह इस प्रकार से दिखता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यह बीम का जो ऊपरी आवरण है, ऊपर से जो दिख रहा है यहाँ पे, अब इसके अंदर क्या होता है कि स्टील रॉड लगा होता है, सरिया जिसको बोलते हैं। तो यह स्टील जो होता है ये ऊपर नीचे ऐसे लगा होता है। अब इसके चारों तरफ जोड़ने के लिए एक स्टील जो होती है वो थोड़ा सा पतली स्टील होती है, लगभग इस टाइप की, 12 mm, 10 mm, 8 mm। तो इसको स्टीरअप बोलते हैं। और ये जो स्टील है रेड कलर से जो यहाँ पे दिखाया गया, ये मेन रिइंफोर्समेंट है, मेन जो स्टील है। अब मजे की बात यह है कि जब ये स्टील है, इसको जब आप ऐसे खींचते हैं, तो स्टील अगर 25 mm डायमीटर की है तो ज्यादा आपको जोर लगाना पड़ेगा, और अगर 12 mm की है तो उसको कम लोड में वो खिंचा जाएगी या बेंड हो जाएगी। तो जब आप इसको बेंड करते हैं या इसको खींचते हैं, तो आप फील करेंगे, या मशीन में जो वैल्यू होती है वह ऐसे दिखती है कि कुछ जो कुछ जो इस स्टील के अंदर कुछ ऐसा फोर्स है, कुछ ऐसा चीज है जो रजिस्ट कर रहा है। और उस रेजिस्टेंस तभी आपको फील होगा जब आप स्टील को खींचेंगे। तो वह जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उस मेटल के अंदर, जब आप लोडिंग करते हैं, जब जब स्टील एक्सपेंड होता है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मेटल अगेंस्ट लोडिंग और डिफॉर्मेशन। अब ये भी आपका बीम है। अब इस बीम पे अगर मान लीजिए हम यह क्रॉस सेक्शन लेते हैं और इस पे हम कुछ ग्रेजुअली लोड लगा देते हैं, तो इस पे जैसे लोड पी लगा और इसका जो रेक्टेंगुलर एरिया है ए इंटू बी, तो इसका जो इस पे जो इस लोड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको बोलते हैं प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर एक्सटर्नल लोड डिस्ट्रीब्यूशन, इस प्रेशर क्या होता है, एक्सटर्नल लोड डिस्ट्रीब्यूशन ऑन एरिया, तो इसको प्रेशर बोलते हैं। तो दोनों में प्रेशर और स्ट्रेस दोनों की यूनिट एमपीए, न्यूटन पर एम स्क्वायर, दोनों की यूनिट सेम है। बट दोनों में क्या डिफरेंस है, जो स्ट्रेस होता है वो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, और जो जो आपका प्रेशर होता है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है। तो जैसे जैसे इसको और आसानी समझते हैं, जैसे कोई इंसान है, उसको आपने कुछ ऐसा बोला, तो क्या आपने उसको बोला तो वो अंदर अंदर उसके अंदर स्ट्रेस डेवलप होती है। आपके द्वारा जो आप जो एक्शन कर रहे हैं, आपने जैसे टीचर होता है किसी स्टूडेंट को कुछ बोला कि मतलब तुमको ये आता है ये नहीं आता, तो वो क्या करता है कि स्ट्रेस ले लेता है। अब अगर आप अच्छी बात कहेंगे तो स्ट्रेस उस टाइप की होगी। अगर आप अगर अगर स्टूडेंट्स को टीचर ने डांट दिया तो वो स्ट्रेस ज्यादा ले लिया कि नहीं एग्जाम में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो स्ट्रेस क्या है, उसके अंदर डेवलप हुआ, उसके अंदर एक एक्शन डेवलप हुआ जिसके कारण वो सोच रहा है कि मतलब कि उस स्ट्रेस स्ट्रेस बाहर से जो जितना लोड लगेगा उसी हिसाब से वह स्ट्रेस लेगा। तो ये स्ट्रेस हमेशा इंटरनली डेवलप होता है जब कोई प्रेशर बाहर लगता है। अब स्ट्रेस को हमने बहुत समझ लिया, बहुत डिटेल में स्ट्रेस को समझ लिया। अब आइए थोड़ा सा और समझते हैं स्ट्रेस कितने टाइप की होती है। जो हम इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं उसको इंजीनियरिंग स्ट्रेस बोलते हैं, इसको नॉमिनल स्ट्रेस बोलते हैं और कन्वेंशनल स्ट्रेस बोलते हैं। और जो रियल फील्ड में जो रियल किसी भी मटेरियल की जो स्ट्रेस होती है उसको बोलते हैं एक्चुअल स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेस। अब इसको कैसे समझेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये आपका कोई मेटेलिक बार था, इसका एरिया ये नॉट था, इस पे आपने कोई लोड लगाया है, कोई लोड लगाया हुआ है। अब जो और ये डिफॉर्म अभी नहीं हुआ, बस आपने लोड लगाया हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं कि इसको बोलते हैं कि जो ये एरिया है, एरिया जो है बिना लोडिंग के, मतलब लोडिंग को जस्ट फोर्स लगाया हुआ लेकिन लोडिंग अप्लाई नहीं हो रही है। दैट मीन्स ये जो इंजीनियरिंग स्ट्रेस है, यह इंजीनियरिंग स्ट्रेस में जो एरिया कंसीडर होता है वह लोडिंग के जस्ट पहले का कंसीडर होता है। तो ये स्ट्रेस क्या होगी, सिग्मा नॉट इक्वल टू पी वाई ए नॉट।
स्ट्रेस को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअल स्ट्रेस क्या होती है? एक्चुअल स्ट्रेस जैसे आपने लोड लगाया और वो डिफॉर्म हो गया, उसे मतलब एरिया आपका ए नॉट था और ए हो गया, तो इसको बोलते हैं कि आपका एक्चुअल स्ट्रेस। मतलब कि जो स्ट्रेस वो मेटल ले रही है, जो जो ले रही है, वह आप लोडिंग के बाद कितना ले रही है। तो यह हो गया दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस। अब स्ट्रेस हमने समझ लिया, अब स्ट्रेन को समझते हैं। स्ट्रेन को डायलेशन भी बोलते हैं। डायलेशन मतलब कि अगर आपने कोई मेटल लिया, वो इतना बड़ा था और वो इतना एक्सपेंड हो गया एक लोड लगाने पे, तो इसका मतलब है कि उसमें उसके शेप में चेंज हो गया। या फिर आपका मेटल का साइज ये था, आपने लोड लगाया और वो इतना, मतलब उसका जो लेंथ है वो कम हो गई। इसका मतलब क्या है कि उसमें पहले तो एक्सपेंशन हुआ था, फिर कंट्रैक्शन हो गया। तो स्ट्रेन को भी दो टाइप से मेजर करते हैं, एक नॉमिनल और एक एक्चुअल। नॉमिनल क्या होता है कि जो एक्चुअल उसका एक्चुअल जो उसका जो मतलब एक्चुअल जो शेप है, जो उस इस एक्चुअल शेप में, जैसे ये एक्चुअल शेप, एक्चुअल लेंथ जो है, एक्चुअल लेंथ यल नॉट है, और इस पे लोड लगा, ये डेल्टा बढ़ गई, तो जो नॉमिनल स्ट्रेस होगी वह डेल्टा बाई यल नॉट होगी। लेकिन जब लोड लगाने के बाद अगर ये यल बढ़ जाती है और उसका जो डिफॉर्मेशन है डेल्टा रहता है, या फिर एक घट भी सकता है, तो लोड लगाने के बाद जैसे मान लीजिए लेंथ यल हो गई, तो ये जो एक्चुअल स्ट्रेस हुई ये डेल्टा अपान यल। तो ये थोड़ा डिफरेंस होता है। इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या होती है कि एक्चुअल, मतलब इंजीनियरिंग स्ट्रेस में जो भी स्पेसिमेन का एक्चुअल इंजीनियरिंग जो स्ट्रेन है, जो नॉमिनल स्ट्रेन है, वह एक्चुअल लेंथ के रिस्पेक्ट में देखी जाती है। और जो एक्चुअल स्ट्रेन है वह डिफॉर्मेशन के बाद कितनी लेंथ है और उसमें कितना डिफॉर्मेशन हुआ, तो डिफॉर्मेशन डिवाइड बाई लेंथ आफ्टर द लोडिंग। आइए थोड़ा सा और समझते हैं। अब इंजीनियरिंग स्ट्रेस और स्ट्रेन को हम कुछ प्लॉट के माध्यम से समझते हैं। तो यह जो प्लॉट दिखाया गया यहाँ पे, वह स्टील के लिए, माइल्ड स्टील के लिए दिखाया गया। और जब टेंशन में, जब माइल्ड स्टील को हम वैसे कूल करते हैं, तब किस टाइप का बिहेवियर होता है। तो यह आप यहाँ से देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे आपका स्ट्रेन है और वाई एक्सिस पे आपका स्ट्रेस है। तो ये आपका जो शेप ये दिख रहा है, इस टाइप से कुछ बिहेवियर होता है जो आपका माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर होता है। तो ये इंजीनियरिंग बिहेवियर है। और ये दूसरा शेप आप यहाँ से देखेंगे, ये कुछ ऊपर जा रहा है, तो ये ट्रू कर्व, मतलब रियल में कर्व ऐसे होता है, बट जो एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस करते हैं, जो इस टेंसाइल टेस्ट का जो माइल्ड स्टील का टेंशन बिहेवियर है, उसको इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस को स्टडी करते हैं, तो इस टाइप का मिलता है। तो आपको बहुत सारे बुक में जो माइल्ड स्टील का जो प्लॉट मिलेगा, इस टाइप से मिलता है। तो आइए इसको समझते हैं कि ये होता क्या है। तो आप जैसे कोई भी स्टील रॉड है, तो उसको यूटीएम में लगाया और उस पर क्या कर रहे हैं कि उसको खींच रहे हैं। तो जैसे जैसे उसको खींचेंगे, तो उसमें क्या होगी, इंटरनली स्ट्रेस डेवलप होगी। तो यह स्ट्रेस जीरो से लेकर के कुछ, जैसे जैसे उसमें डिफॉर्मेशन होगा वैसे वैसे स्ट्रेस डेवलप होगी। तो जीरो, यहाँ पे जीरो से लेकर के आप ये तक कुछ कुछ स्ट्रेन तक, यह जो पैटर्न होगा आपको लीनियर मिलेगा। तो इसको क्या बोलते हैं कि यह आपका जो ओए लाइन है, इसको बोलते हैं हम यंग मॉडुलस। और इस ये पॉइंट को बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। और ये ओए ये हमने ओए जो लाइन है, इसको हमने पहले देखा, ये लीनियर होती है। अब यहाँ के बाद जो नेक्स्ट आता है, ये ओए की जो हमने बात किया था, तो ओए रेंज को क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। इलास्टिक लिमिट में क्या होता है कि जो स्ट्रेस होता है वो प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं कि सिग्मा इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन। ये ई क्या है, कोफिशिएंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो इसको हम यंग मॉडुलस बोलते हैं। तो हुक्स लॉ, जो भी हुक्स लॉ की डिफिनेशन भी यही है। और हुक्स लॉ हमेशा किस रीजन में वैलिड होता है, हुक्स लॉ हमेशा इलास्टिक रीजन में वैलिड होता है। तो स्टील का आपको यंग मॉडुलस भी पता होगा, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये तक का हमने देख लिया। अब बी पॉइंट जो होता है, इसको इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। मतलब इसके ऊपर जो होगा, ये जो इलास्टिक वाला बिहेवियर है वो नहीं रह जाता। तो ये भी रीजन को बोलते हैं कि ये ए से लेकर के बी तक, जो ये पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, ये जो लीनियर कर्व जा रहा है, ये थोड़ा सा
नॉन लीनियर की तरह बिहेव करने लगता है। और ये जब सी पे पहुंचता है तो ये थोड़ा इल्डिंग होती है, और सी डे से पहुंचता है तो इल्डिंग होती है, सी पे भी पहुंचता है तो इल्डिंग थोड़ी कम होती है। और ये सी डी जो पोर्शन है, यह क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि आप लोड लगा रहे हो तो स्ट्रेस स्ट्रेस वो सेम ले रहा है, बट उसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो इसको बोलते हैं कि जब आपका डिफॉर्मेशन हो रहा है, स्टील में डिफॉर्मेशन हो रहा है और स्ट्रेस वही है, तो ये प्लास्टिक प्लास्टिक रीजन होता है। आइए थोड़ा और समझते हैं। अब हमने देखा कि यहाँ 3 पॉइंट हमने नोटिस किया, ए बी और सी। तो ए बी और सी में जो सी है, सी को बोलते हैं, सी क्या है, सी यहाँ पे क्या है, यील्ड पॉइंट है। बी क्या है, बी यहाँ पे इलास्टिक इलास्टिक लिमिट है। और ये क्या है, ये क्या है, ये प्रोपोर्शनलिटी जो हमने हुक्स रीजन में देखा। तो सी इज ग्रेटर देन, बी इज ग्रेटर देन, ये ऐसा माइल्ड स्टील के केस में ऑब्जर्व किया गया। बट ये तीनों वैल्यू क्या होती है, बहुत ज्यादा आसपास होती है। तो अगर मान लीजिए स्टील का आपने कई सारा ग्रेड लिया, जैसे कि Fe415 या Fe250, तो आप किसी भी ग्रेड की कंक्रीट, किसी भी ग्रेड की स्टील लेंगे, उसमें क्या होता है, यंग मॉडुलस सेम होता है, बट जो यील्ड स्ट्रेस अलग अलग आएगी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपको जानना चाहिए। अब माइल्ड स्टील में तो इस प्रकार से, जो माइल्ड स्टील का जनरली जो बिहेवियर देखा जाता है वो लीनियर लीनियर इलास्टिक मेटल की श्रेणी में इसको रखा जाता है। ये तो अब ये इस प्रकार से, आगे थोड़ा और बात करते हैं कि ये डी तक हमने देखा। अब आगे का बात करते हैं कि ये जो यहाँ से जब फिर लोड लगता है तो स्ट्रेस बढ़ते बढ़ते ई पॉइंट के बाद स्ट्रेस क्या होती है, घटने लगती है। तो स्ट्रेस यहाँ पे घटने लगती है, ये डिपेंड कर, ये फेलियर जो मतलब इसको रप्चर बोलते हैं, रप्चर स्ट्रेस। ये रप्चर स्ट्रेस तब आती है, या ये रप्चर स्ट्रेस उसकी वजह से आती है, जो कि जो आपका स्टील है उसमें कितना परसेंट कार्बन है। कार्बन का परसेंट जैसे जैसे, जो कार्बन का परसेंट है वो जैसे जैसे बढ़ेगा, कार्बन की एजिंग या परसेंट एज कार्बन जैसे जैसे बढ़ेगा, ये जो स्ट्रेन होती है वो घटने लगती है और डक्टिलिटी भी घटने लगती है। तो अब अगर कंपेयर करें कि जो यील्ड स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में, और यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, ये भी क्या होती है कि इस रप्चर स्ट्रेस के कंपैरिजन में, मतलब ये तो घट रहा है, बट रप्चर स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ ये बढ़ती ही रहती है। अब एक दूसरा चीज, एक नया चीज आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा, ये सी डैश से लेकर के सी, आपकी जो यील्ड पॉइंट है सी डैश से सी, ये क्या होता है कि घट रही है। इसका रीजन क्या है, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका रीजन ऐसा है कि ये जैसे जो आपका माइल्ड स्टील है उसमें बहुत सारे कार्बन की एटम है, जो कार्बन के, जो स्टील के अंदर ही स्लिपिंग होने लगती है उनकी। तो ये स्लिपिंग की वजह से ही ये जो सी डैश जो यील्ड स्ट्रेस है, वह क्या करती है, पहले बढ़ के फिर घट जाती है, लेकिन उसके बाद क्या होती है, यील्ड स्ट्रेस में कोई चेंज नहीं होता। और टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है माइल्ड स्टील पे, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, जो अल्टीमेट स्ट्रेस और यील्ड स्ट्रेस क्या होती है, घटने लगती है। तो यह सारा, यह कुछ कुछ चीजें था जो हमने स्टील के बारे में जाना। अब ये सभी चीज हमने जाना था वो टेंशन के केस में, मतलब टेंशन मतलब खींचते हैं तब। अब हम कंप्रेशन कंप्रेशन कर्व के बारे में जानते हैं कि स्टील को अगर कंप्रेस किया जाए तो कैसा बिहेवियर होता है। तो स्टील के केस में जो मतलब जो आपने जब स्टील है, स्टील को जब आपने इसको कंप्रेस किया तो वह स्ट्रेन के साथ स्ट्रेस का ऐसा बिहेवियर होता है, जैसे जैसे लोड लगाते हैं वैसे वैसे डिफॉर्म होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन लीनियर। लेकिन एक टाइम के बाद यहाँ का बिहेवियर थोड़ा सा चेंज होता है, फिर एकाएक बढ़ने लगता है। तो इसको बोलते हैं यील्ड यील्ड स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू जो स्टील की होती है 263 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है। तो अगर हम कंप्रेशन टेस्ट, अगर हम कंपेयर करें कि टेंशन टेस्ट और कंप्रेशन टेस्ट में, तो कंप्रेशन टेस्ट में क्या होती है कि जो यील्ड स्ट्रेस बहुत कम होती है एज कंपेयर टू द टेंशन टेस्ट। अब अलग अलग जो टाइप के स्टील हैं, जैसे एसटीएस हाई टेंसाइल स्टील, एचवाईएसडी हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार, और आपका माइल्ड स्टील है। तो तीनों के केस में, तीनों का देखते हैं कि इसका स्ट्रेस स्ट्रेन का बिहेवियर क्या होता है, इंटेंशन। तो ये माइल्ड स्टील का कुछ इस टाइप का हमने ऑलरेडी देखा। एचवाईएसडी होता है, इसमें क्या होता है कि ये बिहेवियर इस टाइप का होता है।
और एचटीएस का बिहेवियर इस टाइप। अब तीनों में क्या होता है कि जो यील्ड स्ट्रेंथ होती है एचटीएस में सबसे ज्यादा होती है, एच वाई एस डी मतलब हाई यील्ड स्ट्रेंथ रिफॉर्म बार में, उससे कम होती है माइल्ड स्टील में, उससे कम होती है। अब थोड़ा सा और समझते हैं, ये जो अलग अलग मेटल की हमने बात की, अलग अलग मटेरियल की बात की, जैसे कास्ट आयरन हुआ, एल्युमिनियम हुआ, माइल्ड स्टील, रबर, कंक्रीट, कॉर्क, इनका स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर कैसा होता है। तो इसका इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे स्टील का आपने देख ही लिया, कास्ट आयरन में क्या होता है कि एक लोड के बाद क्या होता है कि फेलियर हो जाता है, जो रप्चर होता है वह बहुत कम स्ट्रेन पे हो जाता है। लेकिन अगर कॉर्क और कंक्रीट में देखेंगे उसमें रप्चर और जल्दी हो जाता है। तो यील्ड स्ट्रेस कॉस्ट यील्ड जो कास्ट आयरन होता है, जैसे आपने अ, जो जो पहले गांव में पानी के नलके होते थे, पानी के जो नल होते थे वो कास्ट आयरन के बनते थे, और उस पर काफी काफी दिन तक वो टिकते थे। इसका मतलब क्या है, उसकी यील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। कंक्रीट और कॉर्क है उसकी यील्ड स्ट्रेस बहुत कम है होती है। और एल्युमिनियम और माइल्ड स्टील दोनों का जो ओवरऑल बिहेवियर होता है लगभग सेम होता है, लेकिन जो पैटर्न है, जो इनिशियल स्ट्रेन पे जो इनिशियल स्ट्रेन की जो बात करते हैं, इनिशियल स्ट्रेन पे जो पैटर्न की बात करते हैं, तो वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो फेलियर फेलियर जो होता है लगभग कंपेरेटिवली लगभग सेम होता है, लेकिन जो इनिशियल एल्डिंग होती है, एल्डिंग और ये सब चीजें इसमें एल्युमिनियम में नहीं होती। एल्युमिनियम आपने देखा होगा, आप जैसे लोड लगाते जाएंगे डिफॉर्म होता जाएगा पूरा एकदम। तो यहाँ पे जो यंग मॉडुलस है, यंग मॉडुलस के टर्म में, मतलब यंग मॉडुलस क्या था कि इसका स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो स्लोप था वो यंग मॉडुलस था। अब कास्ट आयरन का एंड मॉडुलस क्या होता है कि हाफ ऑफ द स्टील होता है। इसीलिए हम इसको नल वगैरह में जो नल वगैरह बनते हैं कास्ट आयरन के बनाते हैं। एल्युमिनियम का 1/3 होता है स्टील का, और कंक्रीट का 1/10 to 1/20 ऑफ द स्टील होता है। अब स्ट्रेन एनर्जी की बात करते हैं। अभी हमने स्ट्रेंथ की बात की, अभी हमने प्रोपोर्शनलिटी लिमिट की बात की, अभी हमने बहुत सारे फेलियर की बात की। अब क्या होता है कि कितनी एनर्जी स्टील में बची हुई, कितनी एनर्जी मेटल में बची हुई है। तो ये जनरल बिहेवियर जो होता है कि जब भी किसी मेटल पे हम लोड करते हैं, लोडिंग लगाते हैं, चाहे वो इसको खींच रहे हो या कंप्रेस कर रहे हो, दोनों में क्या होता है कि एक टाइम तक लोड लगाए तो इलास्टिक लिमिट होने के बाद फिर हम लोड अगर रिमूव कर देते हैं तो वह जो इलास्टिक मटेरियल होता है वह अपने पुराने शेप में आ जाता है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि रबड़ को आपने देखा, रबड़ को आपने खींचा छोड़ दिया, फिर वो अपने लिमिट में आ गया। तो यह जो बिहेवियर होता है कि मतलब अपनी इलास्टिक लिमिट तक एक्सपेंड किया, तो उसने कुछ एनर्जी उसमें कुछ एनर्जी स्टोर थी, फिर आपने उसको छोड़ दिया तो एनर्जी क्या हुई, रिलीज हो गई। तो इसको बोलते हैं जो मतलब कि जो इलास्टिक लिमिट तक जो बॉडी, जो आपकी बॉडी है वो जितना एनर्जी स्टोर करती है उसको बोलते हैं इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी। इसको रेसिलेंस भी बोलते हैं, रेसिलेंस भी बोलते हैं। लेकिन जब अनलोडिंग करते हैं, जब अनलोडिंग करते हैं तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं कि हाइपर इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी। इसको हाइपर रेसिलेंस भी बोलते हैं। अब थोड़ा सा इसको और समझते हैं ये होता क्या है। अब अलग अलग मटेरियल की अलग अलग इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी होती है। तो अब यहाँ पे इसको देखा तो इस जो यहाँ पे एरिया है इसको हम बोलते हैं इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी, हाफ सिग्मा इंटू एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस के फॉर्म में लिख देंगे तो ये हो जाएगा। तो मतलब ये जो टोटल एरिया है, मतलब इसका अगर हम एरिया निकाल लेंगे, ये लगभग ट्रेंगुलर है, तो उसको हम इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं और पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म में डिफाइन करते हैं। और अगर कोई मटेरियल है, कोई बॉडी है, वह जिस पाथ पे लोडिंग लग रही है उस पाथ के अलावा दूसरे पाथ से, मतलब कि दूसरे पाथ से अनलोड हो रहा है, मतलब हम अपने लोडिंग लगाया तो इस पाथ से उस पे जो उसकी स्ट्रेस और स्ट्रेन बिहेवियर इस टाइप से है। लेकिन अगर जब अनलोडिंग किया तो वह कोई और पाथ करता है। तो जो अनलोडिंग के टाइम में जो
एनर्जी स्टोर होगी, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया वो हाइपर इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी है। अब एकदम रबड़ का केस समझते हैं। रबड़ रबड़ को आपने देखा होगा, खींचिए तो एक्सपेंड हुआ और छोड़ देंगे तो अपने पुराने शेप में आ जाता है। तो इलास्टिक रबर का जो बिहेवियर होता है, जब आप उसको खींचते हैं तो डिफरेंट होता है, और जब उसको रिलीज कर देते हैं तो डिफरेंट होता है। तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन में समझते हैं, या आपने लोडिंग लगाया तो इस टाइप से वह डिफॉर्म हुआ। अब उसका स्ट्रेस और स्ट्रेन का बिहेवियर इस टाइप से, जब आपने लोड हटाया तो इस टाइप से हुआ। तो ये क्या करता है कि लूप बना लेता है, इसको बोलते हैं हिस्टेरिसिस लूप, और इस फिनोमेना को बोलते हैं हिस्टेरिसिस फिनोमेना। तो ये क्या होता है कि इलास्टिक, मतलब लोडिंग किया तो इलास्टिक लिमिट तक गया, अनलोडिंग किया तो ऊपर लौट गया, तो ये जो पूरा लूप हो गया, इसी को हमने बोल दिया हिस्टेरिसिस लूप। ये बहुत बहुत काम में आता है। सॉइल के केस में भी हिस्टेरिसिस लूप बनता है। जब आप डायनेमिक टेस्ट वेस्ट करेंगे तो इस टाइप का बहुत सारा बिहेवियर आपको देखने को बनता है। मतलब लोडिंग का पाथ अलग, अनलोडिंग का पाथ अलग, और एक लूप बन गया, लोगों ने बोल दिया हिस्टेरिसिस लूप। अब थोड़ा सा और आगे समझते हैं कि ये जो आपका स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर है, एक नॉर्मल केस में, एक जनरल केस यहाँ पे है कि आपका स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर इस टाइप का है। तो ये टिपिकल एक कर्व होता है। तो इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे आपने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब ये टेंजेंट का कुछ स्लोप होगा, तो ये जो टेंजेंट का स्लोप होगा इसको बोलते हैं टेंजेंट मॉडुलस, सिंपल। और एक और मॉडुलस होता है, जैसे ये आपका बिहेवियर था, आपने कोई एक पॉइंट यहाँ मार्क कर लिया और इसको ओरिजिन से मिला दिया, तो इस पॉइंट का जो स्लोप है इसको बोलते हैं सीकेंड मॉडुलस। तो दोनों में हम स्लोप देख रहे हैं, बट काम की बात है कि यहाँ पे आपने किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट लिया, यहाँ पे आपने एक पॉइंट को लेकर के इसको ओरिजिन से मिलाया, तो ये वाला क्या हुआ, जहाँ पे आपने टेंजेंट लिया, टेंजेंट मॉडुलस, और जब आपने एक पॉइंट डिसाइड करके इसको यहाँ से मिलाया तो इसको बोलते हैं सीकेंड मॉडुलस। अब सीकेंड मॉडुलस का थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंस होता है कंक्रीट के टर्म में। जैसे कि आपका जो कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, वहां पे एक पॉइंट आपने मार्क किया, और वो पॉइंट स्ट्रेस, उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है वह 0.33 FCK है। ठीक। तो कंक्रीट के केस में क्या होता है कि इस 0.33 FCK पे जो जो मॉडुलस होगा उसको सीकेंड मॉडुलस बोल देते हैं। और जो लीनियर इलास्टिक मेटल है, जैसे मतलब माइल्ड स्टील का हमने देखा था, तो उसमें क्या होता है, सेकंड मॉडुलस और टेंजेंट मॉडुलस क्या होते हैं, दोनों सेम होते हैं। और ये जो एफसीके था, एफसीके को क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बोलते हैं। अब एक नया स्ट्रेस आ गया, अभी हमने बहुत सारा स्ट्रेस देखा, इंजीनियरिंग स्ट्रेस, एक्चुअल स्ट्रेस, क्या क्या स्ट्रेस देख लिया। अब एक प्रूफ स्ट्रेस, एक नया टर्म है। ये कुछ अलग नया नहीं है, बस एक प्रूफ। प्रूफ स्ट्रेस मतलब बस नाम से आप समझिए कि कोई भी मटेरियल है उसको एक किसी स्पेसिफिक पॉइंट से डिसाइड कर दिया गया कि अगर आपका स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर है, बिहेवियर एक प्लॉट है, उसमें उसमें कोई भी जो आपका एक्स एक्सिस पे डिफॉर्मेशन होगा, तो आप स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर पे क्या करिए, एक पॉइंट लीजिए और उस पॉइंट को 0.2% स्ट्रेन से मैच कर दीजिए, मिला दीजिए। तो जो भी डिफॉर्मेशन 0.2% स्ट्रेन पे होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग कुछ मटेरियल में स्ट्रेस होगी, उसको हमने क्या बोल दिया, प्रूफ स्ट्रेस बोल दिया। तो यह क्या होता है कि, और ये स्ट्रेस हो गया, अब इस यहाँ से इसको मिलाया और एक ट्रायंगल बन गया, तो यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर हुई उसको बोलते हैं प्रूफ रेसिलेंस। तो जस्ट कभी कभी किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, या आपको जानना भी चाहिए, ये आईएस स्टैंडर्ड में भी इसका डिस्क्रिप्शन दिया है कि प्रूफ स्ट्रेस कितने परसेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के आसपास होता है। तो इसका कुछ कुछ ये है। और प्रूफ स्ट्रेस के बारे में बोला गया कि यह जो एक स्ट्रेस होती है, वह जो जो प्रूफ स्ट्रेस है, प्रूफ स्ट्रेस इज द स्ट्रेस नेसेसरी टू कॉज ए परमानेंट एक्सटेंशन इक्वल टू द डिफाइंड परसेंटेज ऑफ गाज। तो गाज लेंथ के जो गॉज लेंथ है उसके गॉज लेंथ का जो परमानेंट जो आपका मटेरियल है, जो आपका, जैसे इसमें हमने एल्युमिनियम एल्युमिनियम का हमने डिस्कस किया है,
तो जो परमानेंट डिफॉर्मेशन, कोई ऐसी स्ट्रेस जिसके कारण जो डिफॉर्मेशन हो रहा है वो गॉज लेंथ तक हो रहा है, तो उस गॉज लेंथ तक डिफॉर्मेशन होने के लिए उस मटेरियल में कुछ स्ट्रेस होगा, मतलब रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, उसको प्रूफ स्ट्रेस बोल दिया जाता है। अब टफनेस, टफनेस तो पता ही होगा, जैसे कोई इंसान, कोई 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 सरफेस है बहुत ज्यादा टफ रहती है, टफनेस, टफनेस क्यों है, क्योंकि उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ अंदर, उसके अंदर कुछ चीज भरा हुआ है, कुछ कुछ एनर्जी स्टोर है, तो ऐसे यहाँ भी टफनेस यही होता है। तो टफनेस में क्या होता है कि जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन, स्टील के केस में देखते हैं, एक यील्ड स्ट्रेस हुई, एक अल्टीमेट स्ट्रेस हुई, तो और यहाँ पे फेलियर हुआ, तो ये जो पूरा एरिया है उसको हम बोल देते हैं कि मॉडल, उसको हम बोल देते हैं मॉडुलस ऑफ टफनेस। तो इसको इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसके लिए क्या होता है, बेंड बेंड टेस्ट को यूज करते हैं टफनेस को निकालने के लिए। अब क्या होता है कि ये टफनेस क्या होता है, ये मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी होती है जो कि किसी बॉडी में स्टोर हो गई है बिफोर डिफॉर्मेशन। कुछ कुछ ये चीजें हैं जिसको हम जब हम एडवांस सॉलिड मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे, जैसे कि जो एक मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फेलियर थ्योरी के हिसाब से जो क्राइटेरिया होती है क्या होती है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के हिसाब से जो क्राइटेरिया होती है क्या होती है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसमें दो लिया जाता है। तो ये सब हम आगे बात करेंगे, अभी बेसिक बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करते हैं। हार्डनेस क्या होती है, मतलब आपने कोई सरफेस देखा, उसको स्केच कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, और उसको रगड़ रहे हैं, या फिर उस पे किसी प्रकार का मार्क बनाने की प्रयास कर रहे हैं, तो वो जितना रेजिस्टेंस उसके अंदर होता है कि उतना रेजिस्टेंस आप अप्लाई, उतना उसके अंदर जितना रेजिस्टेंस होता है उतना आप जब तक फोर्स, जब तक उसको एक्सटर्नल प्रेशर नहीं अप्लाई करेंगे तब तक उसके सरफेस में चेंजेस नहीं आते। मतलब कि ये जो हार्डनेस होती है वो रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस, एब्रेशन एंड इंडेंटेशन। अब इसको मेजर कैसे करते हैं, इसको मेजर करने के लिए ये ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट होता है, रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट होता है, इसका ये फार्मूला है। तो ये सारी चीजें हैं। अब बात करते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी हमने शुरू में डिस्कस किया था, लेकिन इसको थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड जो IS 456 में दिया है उसके हिसाब से थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दिया क्या IS 456 में, जो डक्टाइल मेटल्स आर दोज which have more than 5% post elastic strain और हाई प्लास्टिक स्ट्रेन। किसमें किसमें मिलता है, माइल्ड स्टील, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर। और अब जो ब्रिटिल मटेरियल क्या होते हैं, ब्रिटिल मटेरियल और दोज विच हैव लेस देन 5% पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन। अब मेलिबिलिटी क्या होती है, मेलिबिलिटी का मतलब क्या है कि आपने कोई मेटल लिया, उसको हथौड़े से पीटा और वह सीट की तरह डिफॉर्म हो गया, एक पतली सी सीट बन गई, तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोल दिए, मेलिबिलिटी बोल दिए। बस इतना ही है। क्रीप क्या होती है, आपने किसी भी, कोई आपका मेटल है बॉडी, उस पर आपने लोड लगाया, वो डिफॉर्म हो गया और समय के साथ डिफॉर्म हुआ, तो जो जितना परसेंट डिफॉर्मेशन होगा एक किसी लोड, जैसे आपने पी लोड, यहाँ पे हमने क्या दिखाया है कि पी लोड लगाया और इतना डिफॉर्म हो गया, तो यह क्या हो गया कि क्रीप हो गई। अब क्रीप क्या होती है कि मतलब कांस्टेंट लोड पे रहती है और टाइम के साथ बढ़ती है। अब यहाँ पे क्रीप डिफ्लेक्शन का कुछ बिहेवियर दिखाया गया है। तो क्रीप डिफ्लेक्शन इज प्लास्टिक डिफ्लेक्शन विच इज परमानेंटली इन नेचर एंड इट अकर्स विथ टाइम एट कांस्टेंट लोडिंग। हमने ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर ली थी, कांस्टेंट लोड लगाएंगे उसके बाद समय के साथ जो डिफॉर्मेशन होगा वो क्रीप होगा, सिंपल। ये तीन तीन स्टेज में इसको हम स्टडी कर सकते हैं। अगर आप डिफॉर्मेशन के साथ टाइम का कर्व प्लॉट करेंगे तो जो पहला स्टेज होता है उसमें क्या होता है कि जो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन है वह घटता है, जो पहला स्टेज है समय के साथ। दूसरा स्टेज क्या होता है कि इसमें कांस्टेंट रहता है रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। तीसरे स्टेज में यह इंक्रीज होने लगता है। तो यह तीन आपको पता ही चल गया। अब थोड़ा सा और बात करते हैं। अब जो क्रीप का इफेक्ट है, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ क्रीप लेंथ ऑफ वायर और मेटल इंक्रीजेस, देयरफॉर स्ट्रेन और स्ट्रेस रिड्यूसेस। अब इसको क्या बोलते हैं, सच ए लोडिंग ऑफ स्ट्रेस इज कॉल्ड स्ट्रेस रिलैक्सेशन। ठीक है, तो ये हो गया।
मतलब कि समय के साथ इसको खींच रहे हैं, डिफॉर्म हो रहे हैं, तो जो उसके अंदर एनर्जी है वह क्या हो रही है, धीरे धीरे रिलीज हो रही है। उसका स्ट्रेस क्या है, खत्म हो रहा है। जैसे कि कोई बंदा एकदम परेशान है, कोई इंसान एकदम परेशान है, और उसको आपने कुछ अच्छी अच्छी बातें कर दी, उसका माइंड क्या हो गया, उसका मतलब समय के साथ उसको आपने 10 मिनट बैठाया और उसके उसको अच्छी अच्छी बातें बताई, तो उसके दिमाग में जो स्ट्रेस है वह थोड़ा धीरे धीरे क्या होगी, समय के साथ रिलीज हो जाएगी। लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा अच्छी बात बतानी शुरू कर दी और उसको लगा कि ये तो जो नहीं चाहिए वो बता रहा है, तो क्या होगा कि वहां पे स्ट्रेस नहीं आएगी, वहां पे जो आपने लोड लगाया है, अगर आप पता चला कि जो आपने, जो आप उसको समझा रहे हैं, जो आपको उसको पॉजिटिव थिंकिंग दे रहे हैं, पॉजिटिव जो उसका मूड बना रहे हैं, वो अगर एक कांस्टेंट रेट से आपको उसको उसका माइंडसेट पॉजिटिव नहीं करेंगे, तो क्या होगा, वो इंसान परेशान हो जाएगा। परेशान होने के बाद क्या होगा कि उसका जो माइंड सेट है वह क्या होगा, स्ट्रेस रिलैक्स करने के बजाय और स्ट्रेस आ जाएगा। इसलिए इसलिए किसी भी साइकोलॉजिकल टाइप से बताया जाता है कि किसी भी इंसान को एक उसको समझ करके फिर उसके बारे में चीजों को धीरे धीरे बताओ, समय के साथ बताओ, तो क्या उसके अंदर जो टेंशन है, स्ट्रेस है, वो धीरे धीरे रिलैक्स हो जाता है। यही इसमें भी होता है कि हमने किसी मेटल और वायर को धीरे धीरे खींचा, कांस्टेंट लोडिंग पे खींचते खींचते गए, तो धीरे धीरे जब समय के साथ कोई चीज होती है तो क्या होता है कि उसका हमें प्रॉफिटेबिलिटी मिलती है। तो सेम ही स्ट्रेस रिलैक्सेशन क्या हुआ कि जो उस मटेरियल को एक टाइम तक खींचते गए तो जो उसके अंदर का इंटरनल स्ट्रेस था वो धीरे धीरे कम हो गया। अब कौन कौन से फैक्टर होते हैं, हमने ऑलरेडी बात किया कि कौन सा लोड हुआ, किस टाइप का लोड हुआ, टाइम और टेम्परेचर। तो वही हमने बात की ना कि किसी कोई इंसान परेशान है तो उस पे किस टाइप का आप उसको किस टाइप से किस टाइप की बातें करते हैं, जो उस टाइप की बातें हैं वो टाइप ऑफ लोड हो गया। और कितने फ्लो के साथ, कितने इंटेंसिटी के साथ उसके साथ हम बात कर रहे हैं, वो क्या हो गया, वो इंटेंसिटी वो क्या होगा, किस टाइप की बातें करते हैं वो आपका लोड हो गया। और कितने समय तक बात करते हैं उस इंसान से, उसका माइंडसेट चेंज करने के लिए, वो आपका टाइम हो गया। और टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर भी इफेक्ट करेगा। आप किसी को ले जाके धूप में समझाओ तो उसको समझ में ही नहीं आएगा, कितना भी पॉजिटिव बात कर लो। तो ये जो फैक्टर होते हैं, जैसे क्रीप का पूरा आप रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा और समझते हैं। कोई टेम्परेचर जिसपे क्रीप अनकंट्रोल होती है उसको बोलते हैं होमो होमोलोगस टेम्परेचर। तो जहाँ पे क्रीम कुछ बहुत टेम्परेचर ऐसे होते हैं, टेम्परेचर पे हमने बात किया डिपेंड करते, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब वो टेम्परेचर जिसपे आपका क्रीप आपके कंट्रोल में है ही नहीं, उसको होमोलोगस टेम्परेचर बोल दिए। अब एशियन टेस्ट क्या होता है, एशियन टेस्ट में क्या हम टेस्ट करते हैं कि जो स्ट्रेस है उसको नंबर ऑफ लोड साइकिल के साथ मेजर करते हैं। तो अलग अलग नंबर ऑफ साइकिल के लिए जो डिफॉर्मेशन होता है वह इस टाइप होता है। तो पहले डिफॉर्मेशन क्या होता है कि धीरे धीरे घटते 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 फिर एक फेलियर होता है, फिर एक कांस्टेंट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं इंडोरेंस लिमिट। तो इंडोरेंस लिमिट क्या होती है, ये एक प्रकार का स्ट्रेस होता है जिसके जो अचीव होने के बाद जो डिफॉर्मेशन होता है वह बिल्कुल नहीं होता है। अब चाहे आप स्ट्रेस को, अब चाहे आप लोडिंग करिए या अनलोडिंग करिए, बिल्कुल इंडोरेंस लिमिट, मतलब पूरा सेचुरेशन लिमिट आ गया। अब ये कुछ डिफरेंट टाइप के जो फेलियर होते हैं टेंशन और कंप्रेशन में, जैसे टेंशन फेलियर इन डक्टाइल मेटल, तो कौन कब फेलियर हो गया, टेंशन फेलियर इन ब्रिटल मेटल, और कंप्रेशन फेलियर इन डक्टाइल मेटल, और कंप्रेशन फेलियर इन ब्रिटल मेटल। तो इसमें स्ट्रेस क्या होती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यील्ड स्ट्रेस किसी में ज्यादा होगी, किसी में शियर स्ट्रेस ज्यादा होगी। अब टेंशन टेस्ट में क्या होता है कि टोटल, यह कभी कभी कुछ क्वेश्चंस कहीं पे पूछा गया है इसलिए हमने यहाँ पे रख लिया। टेंशन टेस्ट ऑफ स्पेसिमेन द टोटल इलांगेशन कंप्राइजेस यूनिफॉर्म एक्सटेंशन, वो प्रोपोर्शनल क्या होता है, गॉज लेंथ क्या होता है, लोकल एक्सटेंशन ड्यू टू द नेकिंग और वेस्टिंग और प्रोपोर्शनल टू ए नॉट होता है। तो इसको दोनों को कंबाइन करके टोटल एक्सटेंशन क्या होगा, डी टी इक्वल टू ए एल नॉट प्लस बी अंडर रूट ए नॉट। ये अनविन फार्मूला है। तो कभी कभी पूछ लेता कि अनविन फार्मूला के हिसाब से गॉज लेंथ कितनी होगी, तो एल नॉट इक्वल टू 5.65 अंडर रूट ए नॉट। ये सब थोड़ा सा याद करने वाली चीजें हैं। इन इलास्टिक मटेरियल, इन इलास्टिक मटेरियल क्या होता है, स्ट्रेन इज नॉट रिकवर्ड आफ्टर लोडिंग।
तो उसको इन इलास्टिक मटेरियल बोल दिए। इलास्टिक मटेरियल क्या, स्ट्रेन मटेरियल को जितना आपने लोड लगाया फिर छोड़ा तो अपने पुराने शेप में आ गया, मतलब स्ट्रेन को कवर कर लेते हैं। इन इलास्टिक में नहीं कर पाते। रिजिड प्लास्टिक में क्या होता है, स्ट्रेन इज जीरो अप टू स्ट्रेस लेवल एंड देन स्ट्रेस रिमेन कांस्टेंट, तो रिजिड प्लास्टिक हो गया। डक्टाइल मेटल, डक्टाइल मेटल हमने पहले बताया था कि जितना खींचेंगे बढ़ता जाएगा, तो इसका जो प्लास्टिक जोन होगी लार्ज प्लास्टिक जोन होगी। ब्रिटिल मटेरियल में क्या होता है, कोई प्लास्टिक प्लास्टिक जोन नहीं होती, अपने लोड लगाया वो ब्रेक हो जाएगी, तो ब्रिटिल, सिंपल। अब हमने स्टील और स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर ऑफ स्टील और भी जो मेटल और भी जो मटेरियल थे उनके बारे में पूरा डिटेल में जान लिया। अब थोड़ा सा और जानते हैं कि जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे कि ये जो आपका बीम कॉलम है और जो ये सैफ्ट है, सैफ्ट आपने ट्रैक्टर में देखा होगा। ट्रैक्टर में क्या होता है कि यहाँ पे आपका इंजन से इस सैफ्ट को कनेक्ट कर देता है और जो पीछे जो डिवाइस लगी हुई है, पीछे जो मशीन लगी है उसको घुमाता है। तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं सैफ्ट। ये क्या, स्टील का बना होता है। सैफ्ट को मोटर में भी आजकल यूज करते हैं। प्रेशर वेजल, प्रेशर वेजल मतलब अपने टैंकर में और भी बहुत सारे फैक्ट्री में इस टाइप का जो ट्यूब देखा होगा इसको बोलते हैं प्रेशर वेजल। जिसको हम इस टाइप का भी प्रेशर वेजल आपने देखा होगा। तो यह जो हमने देखा ये कुछ कुछ टाइप के कुछ कुछ टाइप के ये मतलब जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सिविल इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से ये कुछ कुछ टाइप के जो आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ कुछ टाइप के ये जो मतलब कि जो सिविल इंजीनियरिंग में यूज होने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं इनसे बनता है। जैसे स्टील और कंक्रीट से ही मेजरली बनता है। तो इसका क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, इसकी यूटिलिटी किस किस फील्ड में है, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम इसको क्यों पढ़ते हैं, और इसका जो सिग्निफिकेंस है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो अगर इस लेक्चर में आप लोगों को कुछ भी कहीं कुछ डाउट लगा हो, कुछ चीजें ऐसी लगी हो जिसको आपको और डिटेल में जानना है, तो हमारे इस चैनल पे जाकर के आप कमेंट करिए और इसको शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिससे इस हिंदी में आपके सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो पोर्शन है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, उसका पूरा नॉलेज, उसका पूरा कॉन्सेप्ट एक